ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा एक्सरसाइज थेरेपी में है इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ठीक है, अभी तक हमने मोबिलाइजेशन पढ़ लिया, स्ट्रेचिंग पढ़ ली। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। रजिस्टेड एक्सरसाइज की डेफिनेशन क्या होगी? रजिस्टेड एक्सरसाइज इज एनी फॉर्म of active exercise in which dynamic or static muscle contraction is resisted by an outside force applied manually or mechanically। resisted exercise क्या होती है? is any form of active exercise, मतलब active exercise का कोई भी फॉर्म हो जिसमें डायनेमिक मतलब मूवमेंट हो और स्टैटिक, ठीक है, या मूवमेंट ना हो, मतलब मूवमेंट हो या मूवमेंट ना हो, ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो रजिस्टर्ड हो रहा है किसके थ्रू? कोई आउटसाइड फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। वो जो आउटसाइड फोर्स है वो मैनुअली हो या मैकेनिकली, दोनों हो सकती है। कहने का मतलब है कि रजिस्टर्ड एक्सरसाइज एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज, ये एक एक्टिव एक्सरसाइज का फॉर्म है इन विच डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर्ड बाई एन आउटसाइड फोर्स, ठीक है। डायनेमिक और स्टैटिक जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो रजिस्ट हो रहा है किसके द्वारा? किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा, ठीक है। जो आउटसाइड फोर्स लग रही है वो मैकेनिकली भी हो सकती है या मैनुअली भी हो सकती है, मतलब किसी के द्वारा लगाई सकती है, थेरेपिस्ट के द्वारा या किसी ह्यूमन बींग के द्वारा लगाई सकती है, या मैकेनिकली या किसी मशीनरी के थ्रू भी फोर्स लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ इज द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाई ए मसल और मसल ग्रुप टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ए सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। स्ट्रेंथ क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ इज द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स, ये एक ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स है जिसको मेज़र कर सकते हैं, दैट कैन बी एक्सर्टेड बाई ए मसल, जो कि कहाँ से होता है? मसल से या ग्रुप ऑफ मसल्स, टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ए सिंगल मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है? मसल पावर इज डिफाइंड एज वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मसल पर यूनिट ऑफ टाइम। मसल पावर क्या होता है? इज डिफाइंड एज वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मसल पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। मसल पावर जो होगा वो क्या होगा? एक वर्क होगा जो कि प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा? मसल पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका था एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव और सस्टेन्ड एक्टिविटीज ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एंड्योरेंस क्या हुआ? इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है, एक एबिलिटी है परफॉर्म करने की लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव एक्सरसाइज और सस्टेन्ड एक्टिविटीज ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मसल वर्क्स, ठीक है। मसल वर्क्स कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है आइसोमेट्रिक मसल वर्क। इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ, ठीक है। इस तरह के मसल वर्क में क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ मसल, मतलब जो मसल टोन है वो बढ़ेगी विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ, ठीक है। टोन बढ़ेगी पर मसल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। किसमें? आइसोमेट्रिक मसल वर्क में। फॉर एग्जाम्पल isometric strengthening of for neck extensors, the clasped hand behind the head is pushed back by the head, no movement of the head or neck occurs but the tone of neck extensors increases, ठीक है। जैसा कि आपने सर्वाइकल के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देखी भी होंगी, करी भी होंगी, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? द क्लास्प हैंड बिहाइंड द हेड, एक हाथ जो है क्लास्प हैंड जो होता है वो हेड के पीछे रखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद इस पुश्ड बाई बैक बाय द हेड, और हेड से उसको पुश करेंगे, मतलब हेड से पुश करेंगे और हैंड से उसको रोकेंगे हेड को। तो उससे क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ द हेड, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी मूवमेंट हेड का नहीं होगा, और नेक, न नेक का होगा अकर्स, बट द टोन ऑफ नेक एक्सटेंशन, लेकिन वहाँ पे जो मसल टोन है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आपका आता है आइसोटोनिक मसल वर्क। आइसोटोनिक मसल वर्क क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल while it maintains an even tone throughout the contraction period. This is of two types. ठीक, आइसोटोनिक मसल वर्क क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज चेंज इन लेंथ, इसमें क्या होगा, लेंथ चेंज होगी मसल्स की, while it maintains an even tone, ठीक है, जबकि ये एक बराबर टोन मेंटेन रखेगा थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में, लेकिन उसकी लेंथ में चेंज होगा। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक वर्क क्या होगा? हियर द ओरिजिन एंड इंसर्शन कम क्लोजर एंड द मसल लेंथ शॉर्ट। कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा, द ओरिजिन एंड इंसर्शन कम क्लोजर एंड द मसल लेंथ शॉर्ट है, मसल लेंथ में शॉर्ट होगी कॉन्सेंट्रिक में। एग्जाम्पल, गेटिंग अप फ्रॉम ए चेयर, knee and hip extensor contract concentrically to bring about extension in these two joints. Eccentric वर्क में क्या होगा? Here the origin and the insertion go away from each other and the muscle length is increased. Eccentric में क्या होगा? muscle length बढ़ेगी, concentric में घटेगी। For example, sitting on a chair from standing, knee and hip extensors contract eccentrically to bring about flexion in these two joints. In concentric contraction, the force generated by the muscle is greater than the resistance. Concentric contraction में क्या होगा, जो फोर्स जनरेट हो रही है मसल्स के द्वारा वो क्या होगी, ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी। इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, लेकिन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, फोर्स जो जनरेट होगी मसल के द्वारा वो इक्वल होगी रेजिस्टेंस की। इन eccentric contraction the force generated by the muscle is lesser than the resistance. eccentric contraction क्या होगा, जो फोर्स जनरेट हो रही है मसल्स के द्वारा वो रेजिस्टेंस से कम होगी। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। प्रिंसिपल्स क्या होंगे आपके रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के? पहला होगा इसमें पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। इफ मसल परफॉर्मेंस इज टू इम्प्रूव, a load that exceed the metabolic capacity of the muscle must be applied. That is, the muscle must be challenged to perform at a level greater than to which it is accustomed, है ना। प्रिंसिपल्स का क्या हो रहा है, इफ मसल परफॉर्म्स इज टू इम्प्रूव, है ना, ए लोड दैट एक्सीड द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द मसल मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, एक लोड अप्लाई करेंगे जो क्या करेगा, मेटाबॉलिक कैपेसिटी को एक्सीड करेगा, बढ़ाएगा। दैट इज द मसल मस्ट बी चैलेंज टू परफॉर्म एट ए लेवल ग्रेटर दैन टू विच इट इज ए कस्टम। ओवरलोड कैन बी अप्लाइड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी और वॉल्यूम। ओवरलोड कैसे हम अप्लाई करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी और वॉल्यूम। इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, whereas in endurance training the volume is
सॉरी द वॉल्यूम दैट इज फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन एंड टाइम इज इंक्रीज्ड। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, जबकि एंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन और टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। अब आता है आपका सेट प्रिंसिपल। सेट प्रिंसिपल क्या होता है, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड। सेट का फुल फॉर्म होगा स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड प्रिंसिपल। ठीक है, सेट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, एडाप्टेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेनिंग आर हाईली स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ द स्टिमुलस और ओवरलोड अप्लाइड। सेट अप्लाइज टू ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेट क्या है, अप्लाई कहाँ होता है, टू ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, सभी बॉडी सिस्टम पर अप्लाई होता है। द एडाप्टेशन आर स्पेसिफिक टू स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, फंक्शनल एक्टिविटी, जॉइंट एंगल, सीक्वेंस ऑफ मसल एक्टिवेशंस, एनर्जी सिस्टम एंड virtually all other variable present। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या है, द अडाप्टेशन अचीव थ्रू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जो अडाप्टेशन है वो कहाँ से अचीव हो रहा है, थ्रू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, persist as long as the resistance exercise is performed regularly and go back gradually to the pre-exercise level once the training is stopped। This means the effects of resistance training are reversible। इसका क्या मतलब निकला, जो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या है वो रिवर्सिबल है। इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। Every individual respond to resistance exercise in a different way. Thus, similar stimuli may bring about a lot of improvement in one patient and इनिशियल वैल्यूज़ क्या होती है, रेंज ऑफ मसल वर्क। फुल रेंज contraction takes place throughout the range starting from fully stretched position in case of concentric contraction and from fully shortened position in case of eccentric contraction। Full range contraction are normally needed only during emergency। आगे बढ़ते हैं। फुल रेंज में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रॉम फुली शॉर्टन पोजीशन इन केस ऑफ इसेंट्रिक। फिर आता है आपका फुल रेंज कॉन्ट्रैक्शन आर नॉर्मली नीडेड ऑन ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूजर्स आते हैं, यूजर्स की बात करते हैं। मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, इससे क्या होगा, जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन होगी। इंक्रीज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। प्रिपरेशन फॉर सिचुएशन व्हेन पावर एंड मोबिलिटी इज नीडेड। अब बात करते हैं रेंजेस ऑफ मसल वर्क। ठीक है, मसल वर्क की क्या रेंजेस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट आपका सबसे पहला क्या, इनर रेंज। द मसल आइदर शॉर्टन्स concentrically from halfway of its range or is lengthened by eccentric contraction from fully contracted state to halfway। यूजेस क्या होगा, गेन और मेंटेन जॉइंट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल। गेन और मेंटेन जॉइंट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल। कहीं मसल पुल हुआ है तो वहाँ पे किस तरह का एक्सरसाइज करानी है, क्या करानी है, सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस हो गया हमारा, गेन और मेंटेन जॉइंट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल, ठीक है। ट्रेन सम एक्सटेंसर दैट स्टेबलाइज जॉइंट, एग्जांपल नी, बीएमओ स्ट्रेंथनिंग। अब आता है आउटर रेंज। आउटर रेंज क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फुली स्ट्रेच्ड पोजीशन टू हाफ वे रेंज एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम हाफ वे रेंज टू द फुली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। तो यूजेस क्या होंगे, वेरी यूजफुल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेस रिफ्लेक्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, फ्रैंक स्टर्निंग लॉ है ना, फ्रैंक स्टर्निंग लॉ के हिसाब से मसल कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली। फिर आता है मिडिल रेंज। इन दिस रेंज ऑफ मसल वर्क द मसल्स नाइदर रीच द फुली कॉन्ट्रैक्टेड रेंज नॉर आर फुली स्ट्रेच्ड बट मूव्स ओनली इन द रेंज बिटवीन। दिस रेंज इज मोस्ट फंक्शनल एंड जनरली मोस्ट efficient, एंगल ऑफ पुल नियर 90 डिग्री। यूजेस क्या होंगे इसके, मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन एंड नॉर्मल पावर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। इसमें पहला आएगा आपका प्राइम मूवर्स, एगोनिस्ट, ठीक है। आप जैसे मसल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें समझने में, पढ़ने में आसानी होती है। तो सबसे पहला ग्रुप क्या होगा, प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट, इनको हम बोलते हैं प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट। सेकेंड आपका होता है एंटागोनिस्ट। थर्ड होता है सिनर्जिस्ट। और फोर्थ होता है फिक्सेटर्स। तो पहला क्या, प्राइम मूवर्स एगोनिस्ट, सेकंड हो गया एंटागोनिस्ट, थर्ड हो गया सिनर्जिस्ट, फोर्थ हो गया फिक्सेटर्स। फिर बात करते हैं प्राइम मूवर्स की। They are the muscles who bring about the movement by contraction. They are the muscles who bring about the movement by contraction. They are responsible for most of the forces generated in the movement. जितनी भी फोर्स वहाँ पे जनरेट हो रही है मूवमेंट में, वो आपको चेक करना है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फोर्सेज जनरेटेड इन द मूवमेंट। प्राइम मूवर्स का ही ये काम होता है कि वो चेक करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द फोर्सेज जनरेटेड इन टू द मूवमेंट। किसी भी मूवमेंट में कोई जो फोर्स जनरेट हो रही है उसको जानना है। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, फॉर शोल्डर एबडक्शन डेल्टॉइड इज एक्टिंग एज द प्राइम मूवर। जैसे कि शोल्डर एबडक्शन आप कराइए किसी से, तो क्या होगा, डेल्टॉइड जो होगी मसल, वो उसके फाइबर जो होंगे
वो क्या करेंगे, एक्टिंग एज द प्राइम मूवर्स, वो सबसे पहले मतलब प्राइम मूवर्स बनने की कोशिश करेंगे। अब आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, दीज आर द मसल्स दैट आर अपोजिंग ग्रुप ऑफ प्राइम मूवर्स। ठीक है, एंटागोनिस्ट का काम क्या है, प्राइम मूवर्स है आपकी, पीछे आपने पढ़ा भी, प्राइम मूवर्स है ना, तो ये क्या करेगी, दीज आर द मसल दैट आर अपोजिंग ग्रुप ऑफ प्राइम मूवर्स, ये क्या करेगी, प्राइम मूवर्स के जो भी मूवमेंट होंगे उसको अपोज करेगी। दे रिलैक्स एंड री लेंथेंड, ठीक है, टू अलाउ कंट्रोल मूवमेंट, ये क्या करती है, रिलैक्स करती है और लेंथेंड कर देती है, ठीक है, पैसिवली या इसेंट्रिकली, टू अलाउ कंट्रोल मूवमेंट, जिससे कि कंट्रोल मूवमेंट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर एडक्टर्स लेंथन पैसिवली ड्यूरिंग एडक्शन, नी एक्सटेंसर्स तो यहाँ तक हो गया, नी एक्सटेंसर लेंथन इसेंट्रिकली ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन इन स्टैंडिंग टू सिटिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट क्या होती है, दे वर्क और रिलैक्स to modify the movement of the prime movers. They may alter the direction of pull of prime movers. Or when a multi-joint muscle is the prime movers, fix the joint where movement is not required in a position of advantage. Example क्या होगा, rotator cuff in shoulder alters the pull of deltoid and create abduction. The rotator cuff in shoulder alters the pull of deltoid and creates abduction. Without them, the deltoid would create an upward translation. While making a fist, the finger flexors are agonist. While making a fist, the finger flexors are agonist. ठीक है, जब हम फिस्ट बना रहे हैं तो फिंगर जो हमारी फ्लेक्सर्स होंगी वो क्या होंगी, एगोनिस्ट होंगी। दे आर मल्टी जॉइंट मसल एट एंड कैन फ्लेक्स द रिस्ट टू, ये मल्टी जॉइंट मसल्स होती हैं और रिस्ट को भी फ्लेक्स करती हैं। द रिस्ट एक्सटेंसर्स act as synergist and fix the wrist in extension so that the force of prime movers are used only in fingers. तो फिर से पढ़ लिया, while making a fist the finger flexors are agonist, जब कोई हम मुट्ठी बांधते हैं, फिस्ट बनाते हैं तो हमारी फिंगर फ्लेक्सर्स क्या होंगी, एगोनिस्ट का काम करेंगे। दे आर मल्टी जॉइंट मसल्स, ये मतलब मल्टी जॉइंट मसल्स हैं, एंड कैन फ्लेक्स द रिस्ट टू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। The wrist extensors act as synergist and fix the wrist in extension so that the force of prime movers are used only in fingers. अब बात करते हैं इंडिकेशंस, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं। इंडिकेशन की बात करते हैं अगर, तो पहला क्या होगा, क्यूरेटिव होता है ये, क्यूरेटिव। सेकंड होगा, क्यूरेटिव में ही आपका आएगा मसल वीकनेस और
पैरालिसिस। बोन में क्या आएगा? टू इंक्रीज डेंसिटी। एरोबिक सिस्टम में क्या आएगा? इम्प्रूव्स एरोबिक कैपेसिटी। अदर कनेक्टिव टिश्यू इम्प्रूव pliability and strength। सेकेंड आता प्रिवेंटिव, टू प्रिजर्व मसल पावर इन ऑल द कंडीशंस वेयर मसल वीकनेस इज एंटिसिपेटेड, टू लिव ए हेल्दी लाइफ with a high level of fitness। Preparative, to prepare for some specific activity where the adaptation of resistance exercise will be useful। Example, training for forearm muscle of a boxer will prepare him for a better performance। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। Preparative, to prepare for some specific activity where the adaptations of resistance exercise will be useful। Example, training for arm muscles of a boxer will prepare him for a better performance। मतलब क्या हुआ? प्रिपरेटिव मतलब कोई भी चीज़ है उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। टू प्रिपेयर फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटी, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी आप प्रिपेयर रहेंगे। वेयर द अडाप्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज विल बी यूजफुल। ठीक है, अडाप्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज विल बी यूजफुल। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग फॉर आर्म मसल्स ऑफ ए बॉक्सर विल प्रिपेयर हिम फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस। रिक्रिएटिव क्या होता है? चौथा, रिक्रिएटिव, वेरियस फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इज यूज्ड एज स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी लाइक बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। मतलब मसल वीकनेस के पैरालिसिस में क्या कॉज हो सकते हैं? फर्स्ट होता है आपका लीजन इन मोटर पाथवे। इसमें आएगा ए क्या होगा? लीजन इन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई लीजन हो गया है। उससे क्या होगा? स्पास्टिक पैरालिसिस, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, है ना। अगर हमारे ब्रेन में कोई लीजन होता है या स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पास्टिक पैरालिसिस, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये सब होगा। बी क्या? लीजन इन AHC, फ्लैसिड पैरालिसिस, एग्जांपल पोलियो। लीजन्स इन पेरिफेरल नर्व, फ्लैसिड पैरालिसिस, एग्जांपल सैटरडे नाइट पैल्सी, है ना। फ्लैसिड पैरालिसिस होगी जिसमें सैटरडे नाइट पैल्सी में बोलते हैं। सेकेंड है लीजन अफेक्टिंग मसल टिश्यू डीजेनरेशन। मतलब क्या लीजन है जो मसल टिश्यू पर इफेक्ट डाल रहे हैं? पहला डीजेनरेशन, एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बी इस्चीमिया, स्कारिंग, एग्जांपल कट इंजरीज। कॉजेज ऑफ मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस में थर्ड आपका आएगा डिसयूज ऑफ नॉर्मल नर्व एंड मसल्स कैन अकर बिकॉज ए मसल इनहिबिशन बाय पेन और स्पाज्म, रेस्ट, स्प्लिंटेज, इमोबिलाइजेशन और बेड रेस्ट। सी क्या होगा? हाइपो एक्टिव पेशेंट। तो चौथा आता है अदर कॉजेज, क्या होंगे आपके? इसमें ये आएगा पहला आपका सिस्टमिक इलनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज लाइक RA कॉजेज मार्क्ड मसल वेस्टिंग। फंक्शनल में क्या आएगा? एपेरेंट मसल वीकनेस फॉर सेकेंडरी गेन।
एडाप्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, फर्स्ट क्या है, न्यूरल एडाप्टेशन स्टार्ट विद इन 4 weeks of regular training caused by decreased CNS inhibition, decreased GTO sensitivity and changes in NM, है ना। तो एडाप्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हम बात करें न्यूरल एडाप्टेशन की, स्टार्ट विद इन 4 week ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग। ये कैसे स्टार्ट होगा, 4 हफ्ते लगातार कोई ट्रेनिंग करेगा तब ये स्टार्ट होगा। caused by decreased CNS inhibition, decreased GTO sensitivity and changes NMJ, है ना। increased number of motor unit recruitment, increased rate of firing, synchronized firing। चलिए वीडियो को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए।